सभी को नमस्कार। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट 21 में मतलब आज की इस वीडियो में अपन इस चैप्टर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, साथ में इसका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, केमिस्ट्री में वैसे तो कुछ इम्पोर्टेंट अपन ये नहीं कहेंगे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है, ऐसा अपन डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हमेशा अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, केमिस्ट्री को ढंग से समझना है, आगे कॉम्पिटिशन्स में आपको फाइट करना है, पास होना है, तो आप सब कुछ पढ़िए, समझ के पढ़िए, रफ कॉपी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए। केमिस्ट्री की एक एक पॉइंट, छोटी से छोटी बात भी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इस वीडियो का मतलब यही है कि जो पिछले अपन 20 वीडियो अपन ने पढ़े हैं उसमें से आपके कुछ टॉपिक्स यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। इस वीडियो का यही मकसद है। ये वीडियो देखने से पहले आप इसके जो 1 से लेकर 20 वीडियो हैं, जो एक पूरी सीरीज है, उसको आप लगातार देखें। जैसे वीडियो नंबर 1 के बाद 2, फिर 3, इस तरह से उसको देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो देखिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनको अपन हल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप एक पद में सोडियम एसीटेट को मीथेन में परिवर्तित कैसे करेंगे? क्या करना है? सोडियम एसीटेट है, उसको मीथेन में परिवर्तित करना है एक ही पद में। तो निश्चित रूप से अगर आपने पीछे विभिन्न वीडियोस देखे हैं, अभिक्रियाएं ढंग से समझी हैं, तो ये आंसर कर सकते हैं आप। तो इसका आंसर देखिएगा, दिया हुआ क्या है वो लिखिए आप। CH3COONA सोडियम एसीटेट दिया हुआ है और बदलना किस में है? मीथेन में बदलना है। कैसे होगा? शुष्क आसवन द्वारा। शुष्क आसवन में अपन क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, NaOH और CaO। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और CaO का मिश्रण होता है, जिसमें 3 भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड के और 1 भाग कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। जब इनके साथ गर्म करेंगे तो देखिएगा यहां से Na2CO3 निकल जाएगा और देखिए CH3, इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया, मीथेन प्लस Na2CO3 का निर्माण हो जाता है। तो जो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, जिसका अपन सोडियम लवण लेते हैं, उसको सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो लिए गए कार्बोक्सिलिक अम्ल में से एक कार्बन कम वाला एल्केन प्राप्त होता है। चूंकि यहाँ पे सोडियम एसीटेट लिया, इसमें 2 कार्बन है, तो इससे एक कार्बन कम वाला एल्केन मतलब मीथेन प्राप्त होगा। तो ये है शुष्क आसवन के द्वारा आप इस तरह से ये एक ही पद में मीथेन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको ये 4 नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, इनको डिटेल में बताना है। नाम वाली अभिक्रियाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रही हैं। इनमें सीधे नाम से अभिक्रियाएं पूछी जा सकती हैं या अभिक्रिया के अंदर जाके कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो नाम वाली अभिक्रियाएं हमेशा आप एक अलग से नोटबुक डाल लें और उसमें जितनी भी नाम वाली अभिक्रियाएं हैं उनको आप एक साथ भी इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी अभिक्रियाएं पूछी हैं आपसे। रोजेनमुंड अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया, क्लेमेंशन अभिक्रिया और गाटरमान कोख अभिक्रिया। रोजेनमुंड रिएक्शन और स्टीफेन अभिक्रिया, ये 2 ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड के निर्माण में ही काम में ली जाती हैं। इनसे सिर्फ एल्डिहाइड का निर्माण होता है, कीटोनों का निर्माण नहीं होता है। तो सबसे पहले देखें अपन रोजेनमुंड रिएक्शन। तो रोजेनमुंड रिएक्शन देखिए क्या होता है, RCOCl मतलब एल्केनोइल क्लोराइड। एल्केनोइल क्लोराइड है, इसका अपचयन करते हैं हाइड्रोजन के द्वारा
उत्प्रेरक क्या है, Pd, और BaSO4 की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलीन में ये अभिक्रिया होती है। तो देखिए, उबलती हुई जाइलीन में पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में एल्केनोइल क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन गैस के द्वारा करते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है और साथ में HCl निकल जाता है, एल्डिहाइड। यहां पे मैं इसको यूं लिख दूं H, तो यहां से HCl निकल जाएगा और ये H इस कार्बन से जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसकी देखिए एक खास बात है, इसमें उत्प्रेरक तो है पैलेडियम, अपचायक की तरह काम करता है। अब ये अपचायक एल्केनोइल क्लोराइड का अपचयन करता है, साथ ही ये एल्डिहाइड का अपचयन भी करता है। तो अगर आप यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में सिर्फ पैलेडियम काम में लें तो ये अभिक्रिया के उत्पाद के रूप में जो एल्डिहाइड बन रहा है इसका पुनः अपचयन कर देगा और उसको किस में परिवर्तित कर देगा, प्राथमिक एल्कोहल में परिवर्तित कर देगा। आपको क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए। अभिक्रिया को यहीं तक रोकना है, इसीलिए इस अभिक्रिया में पैलेडियम के साथ में बेरियम सल्फेट काम में लेते हैं। बेरियम सल्फेट है वो यहां पर उत्प्रेरक विष की तरह काम कर रहा है, कैटालिटिक पॉइजन की तरह काम कर रहा है, जो इस पैलेडियम की क्रियाशीलता को कम करता है। ये बहुत बार पूछा गया है, बेरियम सल्फेट का काम क्या है? तो बेरियम सल्फेट पैलेडियम की क्रियाशीलता को कम करता है, इससे यह पैलेडियम एल्डिहाइड का पुनः अपचयन नहीं कर पाता है। तो अभिक्रिया एल्डिहाइड तक ही होकर रुक जाती है, उत्पाद है वो एल्डिहाइड ही बनता है। तो ये बेरियम सल्फेट का उपयोग है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपकी रोजनमुंड रिएक्शन, जो सिर्फ एल्डिहाइडों के निर्माण की अभिक्रिया है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन भी सिर्फ एल्डिहाइडों के निर्माण की ही अभिक्रिया है। इसमें RC≡N एल्केन नाइट्राइल का अपचयन कराते हैं HCl प्लस SnCl2 के द्वारा। ईथर में ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो बनता है RCH डबल बॉन्ड NH। एल्ड इमीन का निर्माण होता है जो HCl के साथ में इस तरह से यौगिक बना लेता है। इस एल्ड इमीन का जब जल अपघटन करते हैं तो बनता है RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH4Cl एल्डिहाइड। यहां से टूट जाएगा ये, तो ये ऑक्सीजन इधर, दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर चले जाएंगे तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है वो सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो यह है स्टीफन रिएक्शन, जिसमें अपन एल्केन नाइट्राइल से एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए है क्लीमेंशन अभिक्रिया। क्लीमेंशन अभिक्रिया या क्लीमेंशन रिडक्शन भी इसको आप कह सकते हैं, क्लीमेंशन अपचयन भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से एल्केनों का निर्माण किया जाता है। जैसे देखिएगा RC डबल बॉन्ड OH या RRC डबल बॉन्ड O, इनका क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। अब अपचयन करते हैं तो कोई अपचायक होता है। अपचायक क्या है, जिंक अमलगम और सांद्र HCl, जिंक अमलगम सांद्र HCl। तो ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल भी है कि क्लीमेंशन अभिक्रिया में अपचायक क्या काम में लिया जाता है। तो जिंक अमलगम सांद्र HCl को अपचायक के रूप में काम में लेते हैं और इसका एल्डिहाइड का और कीटोनों का पूर्ण अपचयन होता है, एल्केन का निर्माण होता है। तो यहाँ देखिए ये C डबल बॉन्ड O में दोनों बंध टूटेंगे, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, एक H इधर, मतलब हाइड्रोजन के दो अणु लगेंगे। वैसे ही इसमें दोनों बंध टूटेंगे और हाइड्रोजन के दो अणु यहाँ पर काम में आते हैं। तो ये बन गया RCH3 और ये बन गया
CH2R और साथ में H2O का अणु निकल जाता है। तो क्या बना? उत्पाद के रूप में एल्केन प्राप्त हो गया। तो क्लीमेंसन अपचयन एल्डिहाइड और कीटोनों की अपचयन वाली अभिक्रिया है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही एल्केनों में परिवर्तित हो जाते हैं और इसमें जो अपचायक के रूप में काम में लेते हैं वह जिंक अमलगम और सांद्र HCl। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है गाटरमान कोख अभिक्रिया। गाटरमान कोख अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक बेंजल्डिहाइड के निर्माण की औद्योगिक विधि है। मैं यहां लिख दूं बेंजल्डिहाइड के निर्माण की औद्योगिक विधि है ये। इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड। होता क्या है इसमें? जैसे बेंजीन है, CO के साथ अभिक्रिया होगी, HCl प्लस निर्जलीय AlCl3 CuCl, मतलब अभिक्रिया CO प्लस HCl के द्वारा संपन्न होती है और क्या बनेगा? CHO, मतलब बेंजल्डिहाइड का निर्माण होगा। इसे इंसर्शन ऑफ फॉर्मिल ग्रुप इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक यौगिकों में फॉर्मिल समूह का प्रवेश कराना भी कहते हैं। तो देखिए बेंजीन एरोमेटिक है और इसमें क्या अपन ने, जैसे देखिए इस कार्बन और हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है बेंजीन में, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या प्रवेश करवा दिया? CO समूह को प्रवेश करवा दिया, है ना। ये हुआ कैसे? इसकी अगर अपन थोड़ी क्रिया विधि देख लें तो देखिए किस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न होती है, ये अपन समझ लेंगे। देखिएगा गाटरमान कोख अभिक्रिया की क्रिया विधि, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें कार्बन पर इस तरह से माइनस और ऑक्सीजन पे इस तरह से प्लस, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में दो बंध ऐसे हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन के सांझे से बनाए हुए हैं, एक बंध ऐसा है जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए हैं। अब इसकी क्रिया HCl से होगी, तो HCl में जो H प्लस है ना, वो H प्लस कहाँ जाएगा? इस कार्बन पे चला जाएगा। तो HC ट्रिपल बॉन्ड O और इस पे है प्लस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? Cl माइनस अटैक करेगा, क्योंकि H प्लस तो कार्बन से जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस अटैक करेगा। कैसे? ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा, तो कार्बन पे ये Cl जाके जुड़ जाएगा। तो Hc, यहाँ Cl जुड़ गया और डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया फॉर्मिल क्लोराइड। HCOCl बन गया। अब ये जो HCOCl है ये निर्जलीय AlCl3 के साथ क्रिया करेगा और यहां से Cl माइनस के रूप में निकलेगा और बन गया AlCl4 माइनस। इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा। ये जो आयन है कार्ब धनायन, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, जो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। ये और ये जुड़ जाएगा बेंजीन वलय पे, C डबल बॉन्ड O, ये H और क्या निकल गया? H प्लस निकल गया। ये H प्लस AlCl4 माइनस पे अटैक करेगा और HCl वापस बन जाएगा और AlCl3 भी पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये क्रियाविधि है जिसमें आप बेंजल्डिहाइड का निर्माण करते हैं और अभिक्रिया का नाम क्या है? गाटरमान
कोक अभिक्रिया। तो ये मैकेनिज्म आप ढंग से देख लें ताकि आपको ये अभिक्रिया आसानी से समझ में आ जाए कि किस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है। क्लोरोएसिटिक अम्ल फ्लोरोएसिटिक अम्ल की तुलना में कम अम्लीय है, क्यों? देखिए ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पर तो सिर्फ 2 अणु दिए हुए हैं। अपन ने इसके वीडियो नंबर 20 में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है उसको डिटेल में पढ़ा है। उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स के साथ में सॉल्व किया हुआ है। अपन ने उसमें क्या देखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है तो वह इसके अम्लीय गुणों को बढ़ाता है, और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह पर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ है तो वह इसके अम्लीय सामर्थ्य को या अम्लीय गुणों को कम करता है। अब यहाँ पर तो Cl और फ्लोरीन दोनों ही इलेक्ट्रॉन आकर्षी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह में भी जिसके इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है वह अम्लीय गुणों को ज्यादा बढ़ाएगा। तो फ्लोरोएसिटिक एसिड और क्लोरोएसिटिक एसिड में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता है वो क्लोरीन से ज्यादा होने के कारण फ्लोरोएसिटिक अम्ल के अम्लीय गुण हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अपन सारे ही अगर अपन अम्लीय सामर्थ्य या अम्लीय गुणों का क्रम देख लें तो इस तरह से होगा FCH2COH, उससे कम Cl, CH2COH, उससे कम Br, CH2COH और उससे कम आयोडोएसिटिक अम्ल। कारण क्या है? फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान क्लोरीन से ज्यादा होता है, अतः FCH2COH में से H+ निकलने के बाद ये H+ निकल गया और ये जो इस तरह से कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन इस फ्लोरीन के -I प्रभाव के द्वारा बहुत ज़्यादा स्थायी हो जाता है। तो स्थायित्व बढ़ जाने के कारण ये कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब फ्लोरोएसिटिक अम्ल में से H+ आयन ज़्यादा निकलेंगे। ये अपन डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है इसके वीडियो नंबर 20 में, तो उसको आप पूरा ढंग से देखें। तो फ्लोरोएसिटिक अम्ल क्लोरोएसिटिक अम्ल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय है क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए या लिखिए। कार्बोक्सिलेट आयन मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें से जब H+ निकल जाता है तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं। यह है कार्बोक्सिलेट आयन और इसकी अनुनादी संरचनाएं देखिए। RC डबल बॉन्ड O, ये है O-, इसमें अनुनाद पाया जाता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो RCO- और ये डबल बॉन्ड O हो जाता है। ठीक है, 2 अनुनादी संरचनाएं हैं, दोनों ही समरूप है। दोनों को अगर अपन मिला दें तो बनता है अनुनादी संकर। मतलब ये जो माइनस है ये इस तरह से इस पूरे समूह पर घूमता है। तो ये 2 तो अनुनादी संरचनाएं, 1 और 2, और ये है अनुनादी संकर। दोनों ही अनुनादी संरचनाएं समरूप है, दोनों ही अनुनादी संरचनाओं में आवेश का वितरण हो रहा है, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। यह आप इन अनुनाद के द्वारा समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक लगभग समान अणुभार वाले एल्डिहाइड्स तथा कीटोन से उच्च होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु जो क्वथनांक है वो एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा है। देखिए संरचना देख लेते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये एल्डिहाइड,
और ये कीटोन। ठीक है, अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन में ये जो कार्बोनिल समूह है ये ध्रुवीय प्रकृति का है, मतलब कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश पाया जाता है। ध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण एल्डिहाइड और कीटोनों के अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं, मतलब दुर्बल वांडरवाल बल पाए जाते हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखिए एक समूह और है OH। इस OH समूह के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं। ये द्विलकों का निर्माण कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से देखिए ये द्विलकों का निर्माण कर लेते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण करके। ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंध इतना प्रबल होता है, इतना स्ट्रोंग होता है कि ये द्रव और ठोस अवस्था के अलावा गैस प्रावस्था में भी इस तरह से द्विलक की संरचनाएं पाई जाती हैं। दो दो अणु आपस में जुड़े रहते हैं गैस प्रावस्था में भी। ये हाइड्रोजन बंध इतना स्ट्रोंग क्यों हुआ? क्योंकि इसमें देखिए कारण है, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन वाला है ये बंध के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ऑक्सीजन पर। इस कार्बन पर धनावेश आ जाएगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो C डबल बॉन्ड O समूह की वजह से OH बंध ज्यादा ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। और अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन बंध कब बनता है, हाइड्रोजन बंध की प्रबलता ज्यादा कब होती है? जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हो, सीधे जुड़ा हो। तो यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन, और CO समूह के कारण इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता और ज्यादा बढ़ गई। इसलिए ये जो विभिन्न अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनेंगे ये प्रबल बनेंगे। तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंधों के निर्माण के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्वथनांक है वो लगभग समान अणुभार वाले एल्डिहाइड कीटोनों से ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथेनोइक एसिड की वाष्प प्रावस्था में बनने वाले द्वितीय मतलब डाइमर की संरचना बनाइए। अभी जो अपने बनाई है तो इथेनोइक एसिड के लिए बनानी है, मतलब एसिटिक एसिड के लिए बनानी है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है? इथेनोइक एसिड। और इसमें जो अणुओं के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ये दूसरा अणु है इथेनोइक एसिड। तो देखिए एक अणु का C डबल बॉन्ड O, दूसरे अणु के OH का हाइड्रोजन इस तरह से आकर्षण बल से जुड़ जाते हैं और ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से डैश 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 करा के आप हाइड्रोजन बंध दर्शाते हैं। तो ये है डाइमर। इस तरह से ये द्वितीय की संरचना, ये एग्जाम बहुत बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इस तरह से ये संरचना बना सकते हैं आप। ये संरचना द्रव प्रावस्था, ठोस प्रावस्था और यहाँ तक कि गैस प्रावस्था में भी पाई जाती है। तो यह है एसिटिक एसिड का डाइमर या द्वितीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसीटोन का रासायनिक सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। अब ये सिर्फ एसीटोन का अपने उदाहरण लिया है, इसमें और भी दूसरे प्रकार के यौगिक आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब कहने का यही है कि IUPAC नाम जो है कार्बनिक यौगिकों के बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC नाम में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं ये जरूर आप सीखिए। तो एसीटोन का रासायनिक सूत्र देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसीटोन। अब इसका जो IUPAC नेम है वो देखिए क्या है, एल्केन जो एसीटोन जो होते हैं या कीटोन जो होते हैं उनके IUPAC नाम क्या होते हैं? एल्केनोन के रूप में होते हैं। कीटोनों के IUPAC नेम एल्केनोन के रूप में लिखे जाते हैं। यहां पर ALK की जगह क्या आता है? कार्बनों की संख्या के आधार पर अपन नाम लिखेंगे। जैसे 3 कार्बन वाले को अपन क्या कहेंगे? प्रोप, तो प्रोप आ जाएगा तो प्रोपेनोन। 4 कार्बन वाला अगर कीटोन होगा तो उसको ब्यूटेनोन कहेंगे। इस एसीटोन में कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन।
ठीक है। डिटेल में अगर आपको IUPAC नाम सीखने हैं तो मेरे पिछले वीडियोज़ में आप जाइए, 20 वीडियो अपने इस चैप्टर के पहले पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित यौगिकों को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको 3 यौगिक दिए हुए हैं, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन, और इनको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं होगा, ये योगात्मक होगा। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, नाभिक स्नेही योगात्मक। तो नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए क्या होता है कार्बोनिल यौगिकों में, ये जो नाभिक स्नेही है, ये कार्बोनिल यौगिकों में जो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाता है तो यहां कार्बन पर आकर ये जुड़ जाता है। तो ये नाभिक स्नेही का अटैक कहाँ हुआ, इस कार्बन पर हुआ। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल समूह में ये कार्बन है, ये धनावेशित केंद्र है, और नाभिक स्नेही वहां पर जाकर जुड़ता है जहां पर धनावेश का मान ज्यादा हो। अब ये जो नाभिक स्नेही है ये तेजी से अटैक करेगा कि धीरे अटैक करेगा, निर्भर करेगा कि इस कार्बन पर धनावेश का मान कितना है। अगर इस कार्बन पर धनावेश का मान ज्यादा है तो नाभिक स्नेही तेजी से अटैक करेगा, मतलब क्रियाशीलता ज्यादा हो जाएगी इसकी। और अगर यहाँ कार्बन पर धनावेश का मान कम है तो नाभिक स्नेही धीरे अटैक करेगा, मतलब अभिक्रिया की क्रियाशीलता धीमी होगी। अब कार्बन पर धनावेश का मान निर्भर करेगा कि यहाँ कार्बन पर जुड़े हुए समूह कैसे हैं। अगर ये समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करेंगे, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे और इसके धनावेश को मान कम कर देंगे, और धनावेश का मान कम हो जाएगा तो नाभिक स्नेही का आक्रमण भी धीमा हो जाएगा। तो अगर एल्डिहाइड या कीटोनों में जो कार्बोनिल समूह है उसके कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हुए हैं तो उससे इनकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की जो क्रियाशीलता है वो धीमी हो जाती है। अब आपको दिए हुए यौगिक देखिए 3 है और उसमें क्रियाशीलता का घटता क्रम बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं लिखूँ, ये है फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है ये वाला। फिर दूसरा आपको दिया हुआ है एसिटल्डिहाइड, और तीसरा आपको दिया हुआ है कीटोन। फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह के कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है जिनका कोई भी -I या +I कोई प्रभाव नहीं होता है। एसिटल्डिहाइड में देखिए इस पे एक CH3 समूह है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसके नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्रियाशीलता को कम करेगा। कि एसीटोन में 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं तो दुगने इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इससे क्रियाशीलता और भी कम हो जाएगी। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फॉर्मेल्डिहाइड, उससे कम एसिटल्डिहाइड, और सबसे कम है वो एसीटोन हो जाता है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील है इसमें। तो ये इसका घटता क्रम हो गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड, और ये है एसीटोन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों को अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी अपन ने एक क्वेश्चन पहले भी ऐसा लिया था और पिछले वीडियो में भी अपन ने ये पढ़ चुके हैं कि बेंजोइक अम्ल जो भी होता है या कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसमें COOH समूह पर अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है तो वो उसकी अम्लता को बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ है तो अम्लता को घटाएगा। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो देखिएगा, ये COOH और उसमें कार्बन नंबर 4 पे CH3 मतलब 4 मेथिल बेंजोइक एसिड है। ये बेंजोइक एसिड है और इसमें ये मैं बना रहा हूं 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 मेथिल बेंजोइक एसिड, ये सिर्फ बेंजोइक एसिड, ये 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब इसमें जो मेथिल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। बेंजोइक एसिड पे इस तरह का कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है, और जो नाइट्रो समूह है उसमें 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, उसमें जो नाइट्रो समूह है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो नाइट्रो समूह तो अम्लीयता को बढ़ा देगा, मेथिल है वो इस बेंजोइक अम्ल की अम्लीयता को कम कर देगा। तो 4 मेथिल बेंजोइक अम्ल है उसकी अम्लीयता बेंजोइक एसिड से तो कम है, ठीक है, और 4 नाइट्रो
बेंजोइक एसिड है उसकी अम्लता बेंजोइक एसिड से ज़्यादा है। तो इस तरह से अम्लता का बढ़ता क्रम ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर उससे कम बेंजोइक एसिड, सबसे कम 4 मेथिल बेंजोइक अम्ल होता है। ठीक है, बता सकते हैं आप आसानी से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रासायनिक परीक्षण द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन में कैसे विभेद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है तो अपन छोटे उत्तर के रूप में ही इसको समझाएंगे। ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझा चुका हूँ। और अपन ने क्या पढ़ा था कि जो एल्डिहाइड हैं उनका ऑक्सीकरण कीटोनों की तुलना में आसान होता है। यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि एल्डिहाइड्स का जो ऑक्सीकरण है वो कीटोनों की तुलना में आसान होता है। एल्डिहाइड है उनका ऑक्सीकरण दुर्बल ऑक्सीकारकों के द्वारा ही कर सकते हैं, या इससे उल्टा बोलें कि एल्डिहाइड है वो स्वयं अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो विभेद देखिए कैसे करेंगे। जैसे आपको परख नली में कोई कार्बनिक यौगिक दे दिया और आपने ये पहचान लिया कि ये कार्बोनिल यौगिक है। अब इसमें आपको आगे पहचानना है कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ अभिक्रमक काम में लेने हैं। तो इसका उत्तर देखिए, कुछ अभिक्रमक हैं जैसे फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलियन, टोलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट विलियन, और शिफ रिएजेंट। ये क्या होते हैं, इनको आप पीछे वीडियोस देखें मेरे, उसमें आपको ये सब डिटेल में समझाए हुए हैं ये क्या होते हैं, किस तरह की इनकी अभिक्रियाएं होती हैं। अब देखिए एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए अपन देखें तो फेलिंग विलियन है उसके साथ एल्डिहाइड है वो लाल रंग देते हैं, जबकि कीटोन अभिक्रिया नहीं करते। टोलन अभिक्रमक है उसके साथ जो एल्डिहाइड हैं वो रजत दर्पण बनाते हैं, जबकि कीटोन कोई अभिक्रिया नहीं करते। बेनेडिक्ट विलियन है उसके साथ भी एल्डिहाइड लाल रंग देते हैं, कीटोन कोई अभिक्रिया नहीं करते। शिफ अभिक्रमक के साथ एल्डिहाइड गुलाबी रंग देते हैं, जबकि कीटोन कोई क्रिया नहीं करते। तो ये आपके सामने 4 प्रकार के अभिक्रमक हैं जिनकी सहायता से आप एल्डिहाइड और कीटोनों को रासायनिक परीक्षणों द्वारा, केमिकल टेस्ट के द्वारा विभेदित कर सकते हैं। कि अगर दिए गए कार्बनिक यौगिक में आपने फेलिंग विलियन डाला और लाल रंग आया, इसका मतलब दिया गया यौगिक एल्डिहाइड है, और लाल रंग नहीं आया तो मतलब कीटोन है। टोलन अभिक्रमक से अगर रजत दर्पण बनता है तो दिया गया यौगिक एल्डिहाइड है, नहीं बनता है तो कीटोन है। बेनेडिक्ट विलियन में भी अगर लाल रंग आता है तो एल्डिहाइड है, लाल रंग नहीं आता है तो कीटोन है। शिफ अभिक्रमक की उपस्थिति में अगर दिया गया कार्बनिक यौगिक गुलाबी रंग देता है, इसका मतलब उसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, और नहीं, अगर ये अभिक्रिया नहीं हुई तो कीटोन है। डिटेल में लाल रंग क्यों आया, गुलाबी रंग क्यों आया, रजत दर्पण कैसे बनता है, ये अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, ये अभिक्रमक क्या हैं, ये सब आप डिटेल में मेरे पिछले वीडियोज में जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से अपन एल्डिहाइड कीटोन को रासायनिक परीक्षण द्वारा विभेदित कर सकते हैं। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने पढ़े, थोड़ा आपका रिवीजन भी हो गया। नेक्स्ट में अपन नए चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।